नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। आप देख रहे हैं न्यूज एट 4 और मैं हूं आपके साथ आयुषी रेखी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है। पटाखा बनाते वक्त विस्फोट हो गया है। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया है। सीएचसी से ट्रॉमा सेंटर युवक को रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। बचरावा थाना क्षेत्र के पस्तौर गांव की ये घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। पटाखा बनाते वक्त अचानक से विस्फोट हो गया। एक शख्स इसमें गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे सीएचसी से अब ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। बचरावा थाना क्षेत्र के पस्तौर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। पटाखा बनाते वक्त अचानक से ये विस्फोट हो गया और एक शख्स जो मौके पर मौजूद था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। फिलहाल सीएचसी से रेफर उसे कर दिया गया है। फिलहाल मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है, फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है और आगे की जांच की जा रही है। पटाखे बनाने की दुकान में कोई विस्फोट हो गया है, जिससे इश्तियाक नाम का व्यक्ति घायल हो गया है। तो घायल को जिला चिकित्सालय भिजवाया गया, वहाँ से उसे रेफ़र कर दिया गया समुचित उपचार के लिए। और यहाँ छानबीन की जा रही है, गहनता से जांच की जा रही है। कुछ नमूने ले लिए गए हैं और जो भी कहीं त्रुटि हुई है उसकी जांच की जाएगी, कहाँ से त्रुटि हुई है। और चलिए फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज संवाददाता जुड़े हैं। पंकज, पहले तो जानना चाहेंगे कैसे यह हादसा हुआ और जो युवक घायल बताया जा रहा है उसकी क्या हालत है? बता दूं आपको पहले कि हादसा पटाखा बनाते समय हुआ है। जब पटाखा बना रहा था, हालांकि वहां पे आसपास आबादी बहुत नहीं थी, लेकिन जिस कमरे में बना रहा था, जब एक पटाखा कोई उसमें विस्फोट हुआ, एक पटाखा जब दगा तो उसमें जो आसपास जो बारूद थी और पटाखे थे उनमें जो है आग लग गई। और आग लगने के कारण में वहां पर जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसके कारण जो ईंट की जो दीवार बनी थी वो दीवार तक फट गई। और जो युवक था, इश्तियाक नाम का जो व्यक्ति बना रहा था, वो पूरी तरह झुलस गया। लगभग 80 से 90% वो झुलसा हुआ है और बहुत हालत अच्छी नहीं बताई जा रही है, जिसको जिला अस्पताल पहुंचाया गया। वहां से उसको लखनऊ ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि हालत अभी भी उसकी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर कुछ कह पाने में अभी भी वो असमर्थ है। जी। जिस तरह से वहाँ घटना हुई है, वहाँ पे आसपास काफी हड़कंप मचा है। और जब विस्फोट हुआ तो वहाँ पर विस्फोट के बाद में जो आसपास के लोग थे, जो पड़ोसी थे, वो भाग के वहाँ पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा सब क्षतिग्रस्त हो चुका था वहाँ पर। और जो सामान वहाँ पर बिखरे पड़े हुए थे। और जो इश्तियाक था, वो इश्तियाक सबसे खास बात कि वो जले हुई हालत में भी वो वहां से निकलकर भाग रहा था। लोगों ने उसको किसी तरह से पकड़ के उसके बाद उसको जो है वहां पर अस्पताल पहुंचाया। और बाद में सीओ पहुंचे। पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सहारनपुर से खबर आ रही है। बर्थडे कैंडल बनाते वक्त धमाका हो गया है। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। बोटपुर गांव में ये कैंडल बनाई जा रही थी। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच चुकी है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बर्थडे कैंडल बनाते वक्त अचानक से ये हादसा हुआ, जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड भी मौके पर पहुंच चुकी है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रयागराज की मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में बमबाजी की घटना सामने आई है। बम फेंकते हुए युवक सीसीटीवी में कैद हुआ है। दहशत फैलाने के लिए बमबाजी हुई है। कोई घायल नहीं बताया जा रहा है। बम फेंकने के बाद युवक बाइक सवार के साथ मौके से फरार हो गया। इधर बमबाजी की वारदात में किसी को चोट नहीं आई है। शनिवार सुबह की यह घटना बताई जा रही है। मौके की तस्वीरें आप देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं आप एबीपी गंगा पर। किस तरीके से ये युवक आता है, इसके हाथ में आप ये थैली देख सकते हैं, पॉलिथीन देख सकते हैं, जिसमें ये बम रखे हुए थे। और एक के बाद एक बमबाजी ये करता है और मौके से अपने साथी के साथ फरार हो जाता है। और ये पूरी ही घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी के आधार पर पुलिस अब इस युवक की तलाश में जुटी हुई है। मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में बमबाजी की घटना हुई है। प्रयागराज से ये खबर सामने आ रही है। हालांकि इसमें कोई घायल नहीं हुआ है, ये राहत की बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो नोएडा की थप्पड़बाज महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है और मामूली कहासुनी के बाद गार्ड पर इस महिला ने जमकर थप्पड़ बरसाए। सीसीटीवी में थप्पड़बाज महिला की करतूत कैद हो गई है।
पेशे से ये महिला प्रोफेसर बताई जा रही है। नोएडा फेज 3 के क्लियो कंट्री सोसाइटी का ये पूरा मामला है। तो मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। ये पूरी जो घटना है पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और बताया ये जा रहा है कि महिला और गार्ड के बीच में किसी मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद इस महिला ने आपा खोया और गार्ड पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। हालांकि पूरी जो ये वारदात है पास ही लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। प्रोफेसर ये महिला पेशे से बताई जा रही है। और इधर प्रयागराज में छात्रों और दुकानदारों के बीच जमकर मारपीट हो गई। मामला कर्नलगंज थाना क्षेत्र के कटरा इलाके का है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को जमकर पीटा। इस दौरान सड़कों पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। कई दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। ये मौके की तस्वीरें आप देखिए। दुकानदारों और छात्रों के बीच में ये विवाद हुआ और देखते देखते जो ये विवाद था मारपीट में तब्दील हो गया। काफी देर तक सड़क पर यह हंगामा होता रहा। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों पर काबू पाया गया है। और देखिए वाराणसी में ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी पर फैसले से पहले सुरक्षा बैठक की गई। वाराणसी पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था की तैयारी पर बैठक की है और इस दौरान धर्मगुरुओं और शहर के अहम लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। एहतियात के तौर पर पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू है। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च और पेट्रोलिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। बॉर्डर, होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउस में चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पुलिस कमिश्नर ने सोशल मीडिया पर लगातार मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था पर आज ये बड़ी बैठक हुई है। पुलिस कमिश्नर ने कानून व्यवस्था की तैयारी पर यह बैठक की है और पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू कर दी गई है। वाराणसी कमिश्नरेट में कल न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो 12 सितंबर को ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले को लेकर कोर्ट का फैसला आना है और ऐसे में वाराणसी में प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है। अर्दली बाजार में काशीवासियों ने यज्ञ किया। एबीपी गंगा संवाददाता नीतीश पांडे की एक खास रिपोर्ट देखिए। ऐतिहासिक फैसले की घड़ी आने वाली है। 12 सितंबर का सबको इंतजार है। आप देखिए यहाँ पर पूजा प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो गया है बनारस में। और इस पूजा और प्रार्थना के पीछे का मकसद क्या है ये लोगों से जानते हैं। अजय जी, ये यज्ञ और पूजा क्यों? क्योंकि नंदी जी जो सैकड़ों वर्ष इंतजार बाबा का दर्शन करने के लिए कर रहे हैं वो इंतजार 12 तारीख को वो समाप्त हो जाए, इसीलिए हवन पूजा कराए। जो हिंदू समाज के लिए वो जीत हो, आर्य समाज का महत्व बढ़े और आर्य समाज की जीत हो। इसी जीत के लिए आज हम लोग हिंदू और जितने भी ब्राह्मण लोग हैं आज हवन से उनको एनर्जी और ताकत और इस व्यवस्था को हम लोग दिया रहा है। जो भी जजमेंट हो वो 90 तौले पर और सही चीज़ पर वो जजमेंट हो और ये जजमेंट हमारे हिंदू पक्ष में हो। यही हम लोग संकल्प के साथ महायज्ञ हम लोग कर रहे हैं। में क्या है जिस तरह से 12 सितंबर की तारीख इस पूरे फैसले को लेकर निर्धारित की गई है, तो क्या लग रहा है किसके हक में फैसला? तो देखिए हिंदू के पक्ष में ही जाएगा, क्योंकि हमारे नंदी महाराज जो माने जाते हैं कि भोलेनाथ के साथ रहते हैं, वो बहुत ही लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो बाबा फिर से उन्हें मिले, उन्हें दर्शन मिले और बाकी सारे हिंदुओं को भी वो दर्शन दे। दर्शन, पूजन, प्रार्थना और यज्ञ का दौर शुरू हो गया है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से खबर है। भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी 13 सितंबर को। पार्टी प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होने वाली है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बैठक करेंगे। संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो भाजपा के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी 13 सितंबर को। पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यह बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे, संगठन महामंत्री मौजूद रहेंगे और आने वाले निकाय चुनाव और एमएलसी चुनाव पर भी इस बैठक में चर्चा होनी संभव मानी जा रही है। तो 13 सितंबर को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर यह बड़ी बैठक होने वाली है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ये बैठक करेंगे और इसमें संगठन महामंत्री धर्मपाल सैनी भी शिरकत करेंगे। 2024 को लेकर रणनीति बनेगी, साथ ही साथ आने वाले समय में निकाय चुनाव होने हैं, एमएलसी चुनाव होने हैं, उस पर भी चर्चा होगी। और चलिए अनुभव फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। अनुभव, 13 सितंबर को बैठक होने वाली है, क्या रूपरेखा है बैठक की, क्या मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी? देखिए, बिल्कुल ये बड़ी बैठक है, क्योंकि अभी तक हमने देखा क्षेत्रीय बैठकें हुई, तमाम अन्य बैठकें हुई, लेकिन अब की बार जब भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, नए महामंत्री संगठन में आए हैं, तो ये जो प्रदेश पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनकी बैठक बुलाई गई है 13 तारीख को, 13 सितंबर को ये बैठक पार्टी कार्यालय पर होगी। और उसमें जो यूपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह वो भी शामिल होंगे, महामंत्री संगठन धर्मपाल सैनी वो भी मौजूद रहेंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो उपाध्यक्ष हैं, जो प्रदेश महामंत्री हैं, जो प्रदेश मंत्री हैं, जो पूर्व पदाधिकारी हैं प्रदेश भर के, वो सभी लोग बुलाए जाएंगे। और 3 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। देखिए, स्थानीय निकाय के जो चुनाव आ रहे हैं, जो इस साल के अंत में होने हैं, उस पर चर्चा होगी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। साथ ही साथ जिस तरीके से जो आप देखिए एमएलसी की सीटें खाली हो रही है, जनवरी 2023 में 5 सीटें, उस पर चर्चा होगी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जो सेवा पखवाड़ा शुरू होना, उस पर भी चर्चा होगी। साथ ही साथ देखिए, सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो संगठन में भी पदों पर हैं और हो सकता है कि उस बैठक में उस पर भी चर्चा हो कि भाई बीजेपी एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत पर काम करती है, तो जो लोग सरकार में मंत्री हैं वो हो सकता है अपने पद छोड़े, और इस पर भी बैठक में चर्चा हो। नए उनकी जगह नए लोगों को संगठन में जगह दी जाएगी, ये बात खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कही थी। और अब ये जब बैठक रखी गई तो इसमें तमाम सारे मुद्दे जिसमें चर्चा होगी। जी, चलिए अनुभव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, 13 सितंबर को ये बड़ी बैठक होने वाली है भाजपा की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजीपुर से खबर है, बसपा सांसद अतुल राय की संपत्ति कुर्क हो गई है। प्रशासन ने 58 लाख की संपत्ति को कुर्क किया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। गाजीपुर के बीरपुर और भीलूपुर में ये संपत्ति कुर्क की गई है। तो ये बड़ी कार्रवाई की गई है और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में अजय राय की जो मुश्किलें हैं वो कम नहीं होने वाली है। आज कुर्की की ये बड़ी कार्रवाई की गई है। बसपा सांसद है अतुल राय, जिनकी प्रॉपर्टी पर प्रशासन ने आज ये कार्रवाई की है। 58 लाख की जो संपत्ति है उसे कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है और मौके की तस्वीरें भी आप देखिए। प्रशासन की तरफ से पूरा मुनादी करके इस कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बसपा से सांसद है अतुल राय, जिनकी संपत्ति कुर्क की है। 58 लाख की संपत्ति कुर्क की गई है प्रशासन की तरफ से। 7 प्रॉपर्टी है जिन्हें आज सीज किया गया है। मुनादी कराई गई और मुनादी के बाद ये कुर्की की जो कार्रवाई है वो की गई। तो बीरपुर और भेलूपुरा में ये कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है। आज अतुल सिंह उर्फ अतुल राय की जो बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जिसमें 7 गांवों से टोटल रकबा 7 मौजे हैं। 1.418 हेक्टेयर रकबा है और उसकी मूल्य जो है कीमत जो है 58,13,800। धारा 14(1) के तहत पुलिस कमिश्नर के न्यायालय से आदेश जारी हुआ। उसी के क्रम में आज पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और चलिए इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। नए पदों के लिए 4200 होगा ग्रेड पे। सीएम धामी ने यह बयान दिया है। 1750 हेड कांस्टेबल की भर्तियां होंगी। एडिशनल एसआई का नया रैंक बनाया जाएगा। तो यह बड़ा बयान दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। 1750 हेड कांस्टेबल की भर्तियां होंगी और ग्रेड पे को लेकर भी सीएम की तरफ से यह बयान दिया गया है। नए पदों के लिए 4200 ग्रेड पे होगा
और पुलिस जवानों के ग्रेड पे को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये बड़ी बात कही है। नए पदों के लिए 4200 ग्रेड पे होगा। 1750 हेड कांस्टेबल की ग्रेड पे पर जो ये बयान है ये सीएम की तरफ से दिया गया है। साथ ही साथ एडिशनल एसआई का नया रैंक भी बनाया जाएगा। तो नए पदों के लिए 4200 ग्रेड पे होगा। पुलिस जवानों के ग्रेड पे पर सीएम धामी ने ये बड़ा बयान दिया है और लगातार उसकी मांग की जा रही थी, जिसके बाद आज ये बड़ा बयान सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से दिया गया है। नए पदों के लिए 4200 और जो एसआई के नए रैंक है वो भी आगे आने वाले समय में बनाए जाएंगे। 1750 हेड कांस्टेबल्स की भर्तियां होंगी। और चलिए रवि कैंतुरा फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, बड़ा बयान दिया है, बड़ी बातें कही गई हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से, क्या जानकारी? और बिल्कुल आयुषी, देखिए उत्तराखंड में लगातार जो कांस्टेबल है वो इस मांग को लेकर अड़े हुए थे। बड़े बड़े धरने प्रदर्शन भी हुए हैं कि जो ग्रेड पे है वो 4600 होना चाहिए, लेकिन सरकार ने इससे पूरा बड़ा मंथन किया है और उसके बाद 4600 ग्रेड पे तो नहीं हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री ने कुछ नई चीजें की हैं जिसमें कि सीधे तौर पर जो कांस्टेबल है उनकी जो प्रोन्नति है उसमें उनको फायदा मिलेगा, जो उनका प्रमोशन होगा। ऐसे में हेड कांस्टेबल के 1750 नए पद सृजित किए गए हैं और जो एडिशनल एसआई का है ये पहली बार एक नई रैंक होगी उत्तराखंड में एडिशनल एसआई की। और इसके लिए 1750 नए पद सृजित किए गए हैं। तो ऐसे में जो कांस्टेबल है उनका प्रमोशन इन पदों पर हो पाएगा। और इसमें बड़ी बात यह है कि जब इनका प्रमोशन होगा तो जो ग्रेड पे है वो 4200 रुपए होगा। तो 4600 ग्रेड पे की लंबे समय से मांग चल रही थी, लेकिन इस बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है क्योंकि अपने वित्तीय संसाधन भी देखने और तमाम ऐसी चीजें हैं, क्योंकि अन्य प्रदेशों में भी 4600 ग्रेड पे अभी तक कांस्टेबलों का नहीं है। और तो इसी वजह से मुख्यमंत्री ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए कांस्टेबलों के लिए एक अच्छी खबर है कि वो एडिशनल एसआई की जो रैंक है उस पर जब उनका प्रमोशन होगा तो उसके बाद उनको 4200 ग्रेड पे मिल सकेगा। और ऐसे में जो पदोन्नति है उसके रास्ते जो है जी, जैसे रवि आप बता रहे, काफी लंबे समय से मांग की जा रही थी और अब आने वाले समय में एक बड़ी राहत पुलिस प्रशासन को इस फैसले के बाद मिलेगी। बिल्कुल आयुषी, देखिए 4600 ग्रेड पे की मांग तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन जो ये बीच का रास्ता सरकार की ओर से निकाला गया है इसमें प्रमोशन मिल पाएंगे। तो कांस्टेबल का बहुत लंबे समय तक प्रमोशन नहीं होते थे, तो ऐसे में जब एएसआई के पद पर प्रमोशन होंगे तो उसके साथ ही ग्रेड पे भी बढ़ जाएगा। तो इसमें सीधे तौर पर लाभ मिलेगा, प्रमोशन के रास्ते भी खुलेंगे और ग्रेड पे भी जब बढ़ जाएगा तो ये भी सीधे तौर पर जो फायदा है वो कांस्टेबल को मिलेगा। तो ऐसे में जो नए पद सृजित करने का फैसला लिया गया है इस पर अब आगे देखना होगा किस तरीके की कार्यवाही जो है सरकार की ओर से की जाती है। हालांकि पुलिस विभाग और जो कांस्टेबल है उन सभी की ओर से जो मुख्यमंत्री का ये फैसला है उसको सराहा गया। बिल्कुल बड़ा फैसला है, आने वाले समय में पुलिस प्रशासन के लिए राहत भरा फैसला होने वाला है। बहुत धन्यवाद रवि आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ग्रेटर नोएडा के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ वर्ल्ड डेयरी समिट की तैयारियों का जायजा लिया। सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी। सीएम ने निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लिया। जेवर से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी, यहां पर निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा लिया। उसके बाद गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और मौके की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। और जेवर से गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए रवाना हो चुके हैं सीएम। वर्ल्ड डेयरी समिट का जायजा उन्होंने लिया है। कल वर्ल्ड डेयरी समिट होने वाला है और इसकी तैयारियां कैसी हैं इसका जायजा लेने के लिए खुद मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। ये मौके की तस्वीरें आप देखिए, जेवर एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जहां पर निर्माणाधीन जो बिल्डिंग है, निर्माणाधीन एयरपोर्ट है, उसका जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मौके पर पहुंचे। और उसके बाद वर्ल्ड डेयरी समिट का जायजा लेने के लिए भी सीएम पहुंचे और मौके की तस्वीरें आप देखिए। अधिकारियों से भी बातचीत की, फीडबैक लिया, कैसा जो निर्माणाधीन एयरपोर्ट का काम है वो चल रहा है, उसे लेकर जानकारी भी अधिकारियों से सीएम की तरफ से ली गई। तो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के लिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ रवाना हो गए हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जहां जेवर एयरपोर्ट सीएम योगी पहुंचे। निर्माणाधीन एयरपोर्ट का जायजा सीएम ने लिया, कैसा काम चल रहा है, किस तेजी से काम चल रहा है, इसका जायजा लिया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और कल वर्ल्ड डेयरी समिट होने वाला है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस समिट में मौजूद रहेंगे और इसकी तैयारियों का जायजा लेने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर मौजूद रहे। तो मौके से ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं सीएम के साथ वो भी इस दौरान मौजूद रहे। फीडबैक दिया है एयरपोर्ट को लेकर अधिकारियों की तरफ से और वर्ल्ड डेयरी समिट की तैयारियों का जायजा लेने भी
सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल 48 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोएडा के एक्सपो मार्ट में जब पहुंचेंगे तो कई राज्यों के कल्चर प्रोग्राम उनके लिए यहां पर किए जाएंगे। ये कई राज्यों के जो लोग हैं ये यहां पर पहुंचे हुए हैं, उड़ीसा से, मणिपुर से, सभी जगह से यहां पर जो कलाकार हैं अपने राज्यों का जो भी कल्चर प्रोग्राम है वो दिखाने के लिए पहुंचे हुए हैं। आपसे जानना चाहिए आप कहाँ से हैं? मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरात से ही हैं, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ रहेंगे, तो क्या खासी कार्यक्रम रहेगा आपकी तरफ से? ये कल सुबह जब आएंगे तो यहाँ पे विविध राज्यों से आए हुए ढोल बजाने वाले लोग उनका स्वागत करेंगे, लड़कियां भी होगी जो उनका स्वागत करेंगे, और फिर जब प्रधानमंत्री जी अंदर जाएंगे तो अंदर जब कार्यक्रम शुरू होगा तो स्वस्ति वाचन का मंत्र पाठ भी होगा। ये प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए ढोल नगाड़े आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढोल नगाड़े लेकर पहुँचे हुए हैं। कर्नाटक से पहुँचे हुए हैं, उड़ीसा से पहुँचे हुए हैं, मणिपुर से पहुँचे हुए हैं, गुजरात से पहुँचे हुए हैं। और चलिए इसी खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।